किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम किए तय। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 5 नामों पर मुहर। 7 दिसंबर को होगी अगली बैठक। देश में ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा। कर्नाटक के बाद गुजरात के जामनगर में एक मामला आया सामने। जिम्बाब्वे से लौटा बुजुर्ग पाया गया ओमिक्रॉन से संक्रमित। सीएम ने नौसेना कर्मियों और उनके परिजनों को दी भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, राष्ट्र के प्रति आपके अदम्य साहस और पराक्रम पर हम सभी को गर्व। जेजेपी इनेलो के एक होने पर बोले अजय चौटाला। ओपी चौटाला विचार करें तो करेंगे चर्चा। गठबंधन को लेकर कहा, अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा गठबंधन। और रेवाड़ी पुलिस ने देसी कट्टे के साथ 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। 2 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। नशे की हालत में शहर की सड़कों पर घूम रहे थे दोनों। आरोपियों में एक आईटीआई का है छात्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है कालका से समालखा का। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि समालखा से ही आ रही है। समालखा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यहां पर दबंगई की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। बदमाशों ने यहां दुकानदार पर हमला किया है। डंडों से दुकानदार पर वार किया गया है। 20,000 रुपए लूट कर फरार भी हो गए हैं ये बदमाश। कपड़े की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। समालखा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है दबंगई। बदमाशों ने दुकानदार पर हमला किया है। डंडों से इस दुकानदार के ऊपर वार किया है और 20,000 रुपए लूटकर फरार हो गए हैं बदमाश। बताया जा रहा है कपड़े की दुकान में इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। समालखा से ये बड़ी खबर है जहां पर आपको हम बता दें कि दबंगई की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये गुंडागर्दी यहां पर की गई है इन बदमाशों की ओर से। इस दुकान में लाठी डंडों से ये मारपीट की गई, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। इसमें मारपीट और लूट का पर्चा दर्ज हुआ था। उसमें जल्दी गिरफ्तारी कर देंगे। सर कितने लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है? 5-6 बंदों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ बदमाश अचानक से इस दुकान में आकर घुसते हैं और उसके बाद लाठी डंडों से ये लैस रहते हैं, जिसके बाद दुकानदार पर एक के बाद एक लाठी डंडों से कई वार करते हैं और बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए की लूट कर ये बदमाश यहां से अचानक से फरार हो जाते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। समालखा की तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बदमाश इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से 20,000 रुपए लूटकर फरार भी हो जाते हैं। समालखा से हमारे संवाददाता धर्मवीर सहलावत हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, बताइए किस तरीके से इन बदमाशों ने, इन दबंगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? जी, ये समालखा के रेलवे रोड बाजार की ये घटना है। इसके दुकानदार है, इसकी गारमेंट्स की दुकान है और दुकानदार का आरोप है कि ये जो लड़के हैं पहले भी उसकी दुकान पे आते थे और पैसों की डिमांड करते थे। उन्होंने बताया कि 2 तारीख को भी ये उनकी दुकान पे आए थे और उन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड की थी। उसी इसके मना करने पर ये अपने साथियों के साथ बलराज जो ये वहां पर आया और उसकी दुकान में घुसकर लाठी डंडों से और तेज हथियार से दुकानदार पर हमला किया और उसे पूरी तरह घायल करके उसकी से 20,000 रुपए निकाल कर लेगा। जब इस बारे में आज डीएसपी समालखा प्रदीप कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि दुकानदार की शिकायत के आधार पर उन्होंने 7-8 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। जी, यानी कि अभी भी ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है धर्मवीर? हाँ, अभी पुलिस डीएसपी का कहना है कि उन्होंने पार्टी बना दी है और इनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं सभी बदमाश। जी, क्योंकि धर्मवीर सीसीटीवी जो फुटेज है वो अब पुलिस के पास है, तो क्या इन बदमाशों की किसी तरह की पहचान कर पाई है पुलिस अभी या फिर नहीं? इसमें एक बदमाश है जो बलराम है, उसकी पहचान हो चुकी है। गांव चुलखाना का रहने वाला है। पुलिस पार्टी
जुल्खाना में गई है और छापेमारी कर रही है। उनका कहना है कि जल्द ही इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लेंगे। लूटपाट के इरादे से ही यहां पर पहुंचे थे या कोई और वजह है इसकी, आपसी रंजिश या कुछ ऐसा मामला, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रही है कि दुकानदार ने उनको शिकायत दी है, बताया था कि ये पहले भी उनकी दुकान पे आते थे और पैसों की डिमांड करते थे। 2 दिसंबर को भी उनकी दुकान पे आए थे, 10,000 रुपए की डिमांड की थी और कपड़ों की डिमांड की थी। दुकानदार ने मना कर दिया। ये सारे हथियारों से लैस होकर इसकी दुकान में आए और उस पर हमला करके उसे पूरी तरह घायल कर दिया और उसके गले से 20,000 रुपए निकाल कर वो फरार हो गए। जी, जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि चोट आई होगी दुकानदार को, किस तरीके से बुरी तरीके से एक के बाद एक लाठी डंडों से उसके ऊपर वार किया जा रहा है। कहाँ उसका इलाज चल रहा है और कैसी तबीयत अभी? फिलहाल दुकानदार समलखा के सरकारी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है और हालत ठीक है उसकी। जी, चोटें काफी आई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और हर खबर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मारपीट की ये तस्वीरें, गुंडागर्दी की तस्वीरें, दबंगी की ये तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से कपड़े की दुकान में कुछ बदमाश जो हैं वो लूटपाट के इरादे से अचानक से दाखिल होते हैं। दुकानदार कुछ समझ पाता है, उससे पहले उसके ऊपर एक के बाद एक कई युवक वहां पहुंचते हैं और लाठी डंडों से उसकी जमकर धुनाई करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि उसके गले से 20,000 रुपए लेकर भी ये वहां से फरार हो जाते हैं। अब दुकानदार का आरोप यह है, उसका यह कहना है कि इससे पहले भी इन बदमाशों ने इस तरह की पहली भी कोशिश की है और पैसों की डिमांड की है, कपड़ों की भी डिमांड की थी। लेकिन जब दुकानदार ने इससे इनकार किया उसके बाद उन्होंने अब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान में ये लूटपाट उन्होंने की और 20,000 रुपए गले से लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए हैं। अब क्योंकि यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की दबंगई की, उनकी गुंडई की, उनकी बदमाशी की ये तस्वीरें अब कैद हो चुकी हैं और इसी के आधार पर पुलिस का यह दावा है कि बहुत जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनको पकड़ लिया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, कि एक बदमाश की पहचान भी हो चुकी है और अगर इसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इससे पूछताछ के आधार पर बाकी बदमाशों को पकड़ने में भी पुलिस को सफलता हाथ लग सकती है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, वर्तमान की अगर हम बात करें, तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस का यह कहना है कि बहुत जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे सीएम सिटी करनाल की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनता दरबार लगाया। दरअसल करनाल को एक नई सौगात मिलने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे दिन नगर निगम के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। ये नगर निगम का दफ्तर सेक्टर 12 में बना है, जिसे 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हमारी नई बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और इस जो नए भवन है इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि पहले बहुत से लोगों के कोर्ट और निगम के दोनों काम होते थे। तो जैसे हमारे अधिवक्ता यहीं बैठते हैं, नोटरी यहीं बैठते हैं और जो हमारे ये सब रजिस्ट्रियाँ वगैरह यहीं होती हैं, तो लोगों को फिर वहाँ वापिस जाना पड़ता था, फिर आना पड़ता था, कई बार एक दिन में काम नहीं हो पाता। अब ये हो जाएगा कि सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध है, बैंक भी सारे यहीं है, HSVP ऑफिस भी यहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे नागरिकों को बड़ी सुविधा होगी। जनता दरबार उन्होंने लगाया है और निगम के दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। दूसरे दिन उद्घाटन करने वाले हैं निगम के इस दफ्तर का। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है। वहीं जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो वहीं सफाई को लेकर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ब्रह्म सरोवर के नजदीक निर्माणाधीन 18 मंजिला के पास सफाई अभियान चलाया और 300 सफाई कर्मचारियों, JCB, ट्रैक्टर ट्रॉली ने मौके पर सफाई की है। नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। विधायक ने मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था चाक चौबंद की और इसको चेक भी किया। ये एक कुरुक्षेत्र शहर का बहुत बड़ा सौभाग्य है
तो इस शहर के अंदर बहुत बड़े संत हमारे चंद्रजीव जी महाराज, जिन्होंने जीवन के अंदर कभी खाना नहीं खाया, सिर्फ लस्सी पी, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके मन के अंदर इच्छा थी कि 18 मंजिला यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करने का। ये आप देख रहे हैं मेरे समक्ष 18 मंजिला मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और ये पहुंच गया है। इसकी गुम्मत मेरे ख्याल से बहुत करोड़ रुपए में बन रही है, तैयार हो चुकी है और 4 मंजिल का भी कार्य इसमें एकदम चलने वाला है। और मैं दे दिया है, ये काम हो रहा है, इसका पूरा फिनिशिंग का काम हो रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से कूड़ा घेरा जाता था, उस कूड़े को उठाने के लिए इन्होंने मुझे कहा और मैं कहूँगा उनके अनुरोध पे महाराज जी की कृपा से और संतों की कृपा से आज हम विधायक हैं। उन्होंने आदेश करा तो इसकी सफाई व्यवस्था कराने का हमने किया है। और मैंने टोटल यहाँ पर लगभग 200 स्वीपर के आसपास ट्रैक्टर ट्राली सब लगा दी है। 3 दिन के अंदर ये पूरा की पूरा सारी सफाई जो भी यहाँ पे कूड़ा गिरा गया इसको देश भर में चल रही जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा। आपको बता दें कि हर साल की तरह गीता जयंती महोत्सव 2021 में भी आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री जयराम विद्यापीठ के सेवक सतबीर कौशिक ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में पावन गीता जन्मोत्सव पर्व के मौके पर ब्रह्म सरोवर के तट पर श्री जयराम विद्यापीठ में एक विशेष गीता यज्ञ अनुष्ठान और गीता पाठ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पारायण विद्वान ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों की ओर से किया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित शिल्प मेले में देश भर के शिल्पकार यहां जुटे हुए हैं। ब्रह्म सरोवर तट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकार अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर से मोहम्मद इमरान पिछले 20 से 25 सालों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शिल्प मेले में मोहम्मद इमरान लकड़ियों के बेजोड़ कारीगरी करते हैं और इसी कारण उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। लकड़ी पर की गई उनकी कारीगरी विदेशों में भी नाम कमा रही है। साथ ही वो कई देशों में ट्रेनी शिल्पकारों को भी ट्रेनिंग देते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद इमरान ने 2007 में शीशम की लकड़ी की एक गोलमेज बनाई थी, जिसे दिल्ली हाट की एक विदेशी ने 1,10,000 रुपये में खरीदा, जिस पर उसे राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है, उसमें शिल्प मेले में देश भर के जो शिल्पकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी कलाकारी का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान जो कि कारीगर हैं वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लकड़ी की बेहतर कारीगरी वो करते हैं और यही वजह है कि राष्ट्रीय अवार्ड भी उनको मिल चुका है। राष्ट्रीय अवार्ड से वो सम्मानित हो चुके हैं। मोहम्मद इमरान जो कि शिल्पकार हैं और राष्ट्रीय अवार्डी भी हैं।
कश्मीर की पश्मीना शॉल की धूम पूरी दुनिया में मानी जाती है। कश्मीरी कारीगरों की तैयारी पश्मीना की दुनिया भर में कदरदान है और यही कारण है कि कश्मीर से पश्मीना के राष्ट्रीय अवार्डी ज़हूर गीता महोत्सव शिल्प मेले में पहुंचे। साल 2012 में तैयार की गई पश्मीना शॉल के लिए ज़हूर को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। पश्मीना जिसे सबसे बेहतरीन और महंगी शॉल माना जाता है, इसका जो शॉल का सबसे कम वजन 20 ग्राम होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड विदेशों में होती है। लेकिन भारत में करीब 400 ग्राम की पश्मीना शॉल सबसे ज़्यादा बिकती है। इस शॉल के दाम कम से कम 50,000 रुपये से शुरू होकर लाखों रुपए में पहुंच जाते हैं। एक शॉल को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगता है। एक शॉल पर कई कारीगर कई दिनों तक काम करते हैं और जब जाकर ये पश्मीना शॉल तैयार हो पाती है। गीता जयंती हो गया, प्रगति मैदान हो गया, उदयपुर हो गया। इन 2 सालों में कितना आपको नुकसान है? कला को आप गीता जयंती हो गया, प्रगति मैदान हो गया, उदयपुर हो गया। इन 2 सालों में कितना आपको नुकसान है? कला को आप और चलिए अभी हम बात कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का ही जिक्र करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसकी धूम लगातार अब देखने को मिल रही है और देश विदेश से तमाम जो कलाकार हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में चल रही जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से हर साल की तरह गीता जयंती महोत्सव 2021 में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री जयराम विद्यापीठ के सेवक सतबीर कौशिक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में पावन गीता जन्मोत्सव पर्व के मौके पर ब्रह्म सरोवर के तट पर श्री जयराम विद्यापीठ में एक विशेष गीता यज्ञ अनुष्ठान और गीता पाठ किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पारायण विद्वान ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों की ओर से यहां किया जा रहा है। और यहाँ के अब शिल्प मेले की बात करेंगे। शिल्प मेले में देश भर के जो शिल्पकार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनमें मोहम्मद इमरान बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने जिस तरीके से आपको बताया कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित इस शिल्प मेले में देश भर के शिल्पकार जुटे हैं। ब्रह्म सरोवर तट पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकार अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर से मोहम्मद इमरान पिछले 20 से 25 सालों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र शिल्प मेले में मोहम्मद इमरान लकड़ियों में बेजोड़ कारीगरी करते हैं और इसी कारण उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCIRT गुरुग्राम के साइंस प्रसार कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र में मोबाइल साइंस वैन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कुरुक्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में साइंस के संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतन ढेरा में साइंस टीचर अनुराधा और ऋतु गर्ग मोबाइल वैन के साथ पहुंची। साथ ही विभिन्न प्रयोगों और अन्य रोचक गतिविधियों के जरिए साइंस को सरल तरीके से छात्र छात्राओं को समझाया। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग डाइट के द्वारा भेजी गई साइंस वैन के जरिए आए हैं और जैसा कि इस वैन पे लिखा हुआ है साइंस इन मोशन, दिस वैन कैरीज लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और हम यहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चों को 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को विज्ञान की अनेक गतिविधियों को बताते हैं सरल तरीके से
और उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो हमारी निजी और आम जिंदगी में विज्ञान से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। हमें SCRT के द्वारा ये चलने वाली मोबाइल साइंस वैन में हमारी ड्यूटी है और हम विज्ञान प्रसार में लगे हुए हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं और सभी स्कूल्स में विज्ञान की कुछ गतिविधियां, कुछ मॉडल्स के जरिए, कुछ एक्टिविटीज के जरिए परफॉर्म करते हैं। SCRT के द्वारा पूरे हरियाणा भर में इस तरह की कुछ मोबाइल वैन को भेजा गया है, जो कि हमारे कुरुक्षेत्र डाइट पलवल कुरुक्षेत्र में भी आई है, जिसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आज हम ये GSSS रतन डेरा में आए हुए हैं और स्कूल में बच्चों के साथ में कुछ गतिविधि करेंगे। पानीपत में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खुद को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। कैंप के रहने वाले 23 साल के अमन दुबे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल के शवगृह में रखकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि अमन पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। आज सुबह जो है ना कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि अमन दुबे नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, गोली मार ली अपने आप को जी, और गंगाराम कॉलोनी में जी। तो अभी सामने मामला यही आया है कि ये नशा करने का आदी था और इसके और नशे के इलाज के लिए इसको PGI चंडीगढ़ ले जाना चाहते थे ये लोग। रात को क्या दिमाग में इसकी आई तो अपने गार्ड की गनर उठा के इसने अपने आप शूट कर लिया। सर इलाज के लिए कहाँ लेके जाना था इसको? चंडीगढ़ PGI। कब की घटना है, कितने समय की? ये आज सुबह 6 से 7 बजे हुई है। कुछ पता चला नशा किस चीज का करता था? पता है नशे का तो क्या पता लगता है, बस यही है जो शराब है, गांजा है, यही सब का पता है। मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पानीपत में शहर के बीचों बीच से गुजर रहे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक से टायर पंचर हो गया, जिससे ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली पलट गई। आपको बता दें कि ट्रॉली ग्रिल के ऊपर आ टिकी, जिससे ट्रॉली में लदी ईंटें धमाधम नीचे आ गिरी। करीब 200 ईंटें नीचे एक स्कोडा कार पर जाकर गिरी, जिससे कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कार सवार बिल्कुल सुरक्षित रहा। सूचना ये मिली थी फ्लाईओवर से कोई ओवरलोड व्हीकल है जो जिसमें ईंटें थी काफी, वो उसकी वजह से ईंटें नीचे आई है। ईंटें नीचे आने की वजह से एक बाइक वाला कोई जा रहा था, बाइक वाले के ऊपर ईंटें पड़ी है और साथ में गाड़ी खड़ी हो आगे बिल्कुल देखिए ना, उसके ऊपर भी ईंटें पड़ी है। उसमें एक ड्राइवर था ओनली, तो वो तो बच गया, लेकिन बाइक वाला एक्सपायर हो गया फिलहाल। उसी के लिए सारी अव्यवस्था है। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेने की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन अब 2100 कर दी है, ताकि कोई मामला सामने आए तो उसका समय रहते इलाज भी हो सके, संपर्क में आए लोगों की जांच भी हो सके। CMO डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि यमुनानगर में इस समय 8 एक्टिव मामले कोरोना के मौजूद हैं, जिसमें ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है। देखिए, अभी तक पूरे अगर हम भारत के देश की बात करें तो 2 केसेस हैं जो कर्नाटका में निकले हैं, जो कंफर्म्ड केसेस हैं। मरीज जो अगली ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, इसके अलावा कोई और केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। यदि हम अपने जिले की बात करें तो जो कोविड के केसेस हैं हमारे पास आज की डेट में वो 10 एक्टिव केसेस हैं। 2 केसेस हमारे आज नए आए हैं। टोटल संख्या आज एक्टिव केसेस की 10 है और 2 दिनों में हमने पहली 1 तारीख को और दूसरी तारीख को जो ऑन एन एवरेज 2100 सैंपल प्रतिदिन के हिसाब से हमने करे हैं, तो 4200 सैंपल के लगभग हमारी जांच हुई है। उसमें से 2 केसेस जो है, 1 केस कल पॉजिटिव आया था, 2 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं। तो फिलहाल कोई ऐसा
एकदम से कोई केसेस बढ़ रहे हों, ऐसा नहीं है। पूरे देश में ओमिक्रॉन को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। अलर्ट पर है पूरा देश, हरियाणा भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। यमुनानगर की बात करें तो अभी तक इस तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हालांकि कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसके वजह से लोग भी चिंतित है, स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। सैंपल की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ा दी गई है। 2100 के करीब सैंपल एक दिन में किए जा रहे हैं, ताकि कोई ऐसा मामला है तो उसे समय रहते पहचान कर उसका इलाज किया जा सके, उनको बाकी लोगों से अलग किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके हिसाब से पालन भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस तरह के आदेशों की परवाह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है समाज के अन्य। यमुनानगर के बस स्टैंड के पास समाज सेवी संस्था की ओर से पुराने कपड़ों से बनाए गए गद्दे 28 परिवारों को बांटे गए। इस मौके पर यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता के साथ यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने खुद जरूरतमंदों को ये गद्दे बांटे। वहीं इस मौके पर पहुंचे उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि संस्था ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो पुराने कपड़े जरूरत में नहीं रहते हैं उनका प्रयोग में लाया गया, जो एक सराहनीय काम है। कि आज जो है ईशान फाउंडेशन द्वारा गद्दों का जो है वितरण के कार्यक्रम यहाँ रखा गया और यहाँ पे जो है करीबन 28 परिवारों को गद्दे दिए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि जो ये गद्दे वितरण किया जा रहे हैं वो जो लोगों के पुराने कपड़े हो गए हैं उनको इकट्ठा करके और उनको रिसाइकिल करके उससे जो है गद्दों का निर्माण किया गया है। तो इसमें जो है सामाजिक कार्य के साथ साथ एक पर्यावरण प्रदूषण के एंगल को भी इसमें ध्यान में। और इसके साथ कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।